हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, सब लोग सोशो पढ़ते जा रहे हैं, सोशो में आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन रिटेन कर पाएंगे, अगर दिमाग में रख पाएंगे तो ही रैंक के हम करीब पहुंचेंगे। तो दोस्तों, इसी पूरे सिलसिले में चलिए और आगे अपनी कहानी बढ़ाते हैं एंड अपने क्रैश कोर्स को आगे लेके चलते हैं। पेपर 1 में हम चैप्टर 5 तक हम चीज़ें कवर कर चुके हैं। क्वेश्चंस मैं आपको देता जा रहा हूँ लगातार लिखने के लिए, आप लिखिए, उनके आंसर्स बनाइए। नेक्स्ट क्लास में हम वो क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारा कंटेंट है, बस उसको ऑर्गेनाइज करते जा रहे हैं, दिमाग में कैसे हम उसको बिठाएं मैं आपको बताता जा रहा हूँ। जैसे दोस्तों, अभी चैप्टर 6 और आज चैप्टर 10 के बारे में आपको रैपिडली मैं एक बार रिवाइज करवाऊंगा। चैप्टर 6 जैसे कि आप सब जानते हैं, वर्क्स एंड इकोनॉमिक लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर, छोटा चैप्टर है तो इसीलिए हम 2 चैप्टर्स आज कवर करेंगे। चैप्टर 6 में जैसे दोस्तों यहाँ बात करते हैं कि वेरियस सोसाइटीज में, जैसे चाहे वो स्लेव सोसाइटी थी या फ्यूडलिस्टिक या फिर हमारी आज की इंडस्ट्रियलिस्ट, इवन की इसके बाद अगर हम देखें जो हमारी कम्युनिस्ट या फिर सोशलिस्ट सोसाइटीज आएंगी वो भी पूछी जा सकती हैं हमसे। तो वो पूछते हैं कि उसमें काम कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको एक मास्टर एक कीवर्ड दिया था, वीडियोस अवेलेबल है, नीचे लिंक भी लगा रहा हूं मैं। मेड्रास-पी, याद है आपको वो कीवर्ड की मोबिलिटी की बात करते हैं, एलिनेशन की बात करते हैं कि क्या हम वहां पे डीओएल का जो लेवल है और उसके बाद रिलेशंस क्या है एटसेट्रा, है ना। जो वहां पर हम ये मेड्रास-पी हमने कीवर्ड हमने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप प्लीज उसको एक बार देखिए एंड कोई मर्जी सोसाइटी की आपसे पूछा जाए, आप उसमें वर्क की ऑर्गेनाइजेशन आराम से लिख सकते हैं। अच्छा, बढ़िया आंसर, सिस्टमैटिक आंसर बनाएंगे। देन फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क क्या रहती है। फॉर्मल तो फिर भी बात समझ आ रही है, लेकिन इनफॉर्मल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन की गई थी पहली बार कि घाना में घूमते हुए कीथ हार्ट ने डिफाइन किया था कि व्हाट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर बहुत जल्दी कोई लो स्किल के साथ ही अगर हम काम शुरू कर सकते हैं एंड एंट्री बैरियर नहीं है कि मान लो मुझे अगर सब्जी की मुझे एक रेहड़ी लगानी है, एंट्री बैरियर्स आर वेरी लो कि मुझे बस सब्जी और एक रेहड़ी चाहिए, कोई बहुत उसके बाद नेक्स्ट लेवल स्किल नहीं चाहिए, क्योंकि प्राइसेस आर ऑलमोस्ट सेम। जो बगल में सब्जी बेच रहे हैं वो मैं भी वही सब्जी बेचूंगा, तो इसीलिए स्किल लेवल आर वेरी लो। तो हम इनफॉर्मल जब लेबर की बात करते हैं, एंड देन एंट्री बैरियर्स आर आल्सो वेरी लो। तो ये सब चीजें डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा देखी जाती हैं, जहां लेबर सरप्लस होता है एंड पर्टिकुलरली शहरों में माइग्रेंट्स आते हैं जॉब ढूंढते हुए, तो यूजुअली दे एंड अप डूइंग अ लॉट ऑफ इनफॉर्मल वर्क आजकल। लेकिन दोस्तों, अगर आप बात करें, जो गिग इकोनॉमी बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है। गिग इकोनॉमी क्या है? नई तरह की एक ही वर्क की ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। देन लेबर एंड सोसाइटी में हम बात करते हैं कि वेरियस जैसे सोसाइटीज में, चाहे वो जो प्रिमिटिव टाइम की थी चाहे वो आज के समय की है, तो उस समय में लेबर को लेके क्या भावना है। एक एग्जांपल बताता हूं, मैंने यहाँ पे वीडियोस में हमने डिस्कस भी किया है कि वहां पर जैसे अगर हम बाइबल में ही झांक कर देखते हैं, वहां पर कहते हैं एडम एंड ईव की बात की जाती है कि कैसे एडम एंड ईव आराम से स्वर्ग में बैठ रहे थे और जिंदगी चिल थी, लेकिन उन्होंने वो फॉरबिडन एप्पल खाया और उसके बाद उनको जो जमीन पर भेज दिया गया, अर्थ पे भेज दिया गया, कहा कि आपको जिंदगी भर के लिए हम अब जो उनको क्या कहा गया कि जो भगवान ने कि जिंदगी भर के लिए काम करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सर्वाइव। ठीक है, तो वहां पर जो वर्क की जो थोड़ी सी ऐसे सैड सी फीलिंग अटैच थी, पर्टिकुलरली जैसे हम जो एनालिसिस करते हैं कि क्रिश्चियनिटी में जो प्रिमिटिव टाइम्स में, तो लेकिन ग्रेजुअली जैसे प्रोटेस्टेंट एथिक्स आते हैं एंड उसमें हम झांक के देखते हैं, तो वहां पे हमें क्या पता लगता है कि वर्क के साथ एक अच्छी एक एक्साइटमेंट, एक ऑप्टिमिस्टिक एक फीलिंग कैसे अटैच हुई। कैपिटलिज्म का जन्म भी मानते हैं वहां पर हम हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि शायद जो अगर आप इस जन्म में अगर अमीर बन रहे हो, ज्यादा मेहनत कर रहे हो, दैट मीन्स जो मेहनत करने के बाद आपको फल मिल रहा है, आप अमीर बन रहे हो, पैसा कमा रहे हो, दैट मींस भगवान ने आपको चूज किया हुआ है, मरने के बाद आप कहां जाओगे? स्वर्ग में। ठीक है, तो वो चूज होने की, जैसे ना कि दैट यू आर द चोजन वन, उसकी फीलिंग कहां से पता लगती थी उन्हें? वो देखते थे कि इस जन्म में आप कितने कामयाबी को हासिल कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए वो लेबर के साथ वहां पर एक अटैच फीलिंग चेंज हुई। मार्क्स ने अलग तरह से लेबर को इमेजिन किया, है ना, एंड देन जो फंक्शनलिस्ट अलग तरह से इमेजिन करते हैं। बस यही हम लेबर एंड सोसाइटी में ये सभी के सभी लेक्चर्स यहां पर ऑर्गेनाइज हैं, जो लिंक लगा हुआ है, पीडीएफ आपको अवेलेबल होता जा रहा है हमारे प्लेटफॉर्म पर, तो वहां पे जाइए। लेबर और वर्कर में क्या फर्क है, इंडस्ट्रियलिज्म कैपिटलिज्म में क्या फर्क है, जैसे हम एक्सक्लूजन को तोड़ने के कुछ यहां पे चलो तरीके बता दिए कि कैसे अगर हम लेबर मार्केट में ऊपर आना चाहते हैं। मेंस का पर्टिकुलर तरीके से हमने चैप्टर जो हमें वैसे पेपर 2 में C3 में हेल्प करता है, इनफॉर्मल सेक्टर, वो हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, यहां पर देख सकते हैं। बाकी नोट्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, इग्नू से भी हमने एक्सटेंसिवली यहां पे सामान बोरो किया। देन कम्स योर चैप्टर 10। देन चैप्टर
10 में सोशल चेंज की बात होती है। देखो कभी भी ना सोशल चेंज की बात करो, मैं आपको एक मास्टर, एक सुप्रीम ऑसम एक लाइन बता रहा हूं सोशियोलॉजी का। दोस्तों जो हमारी सब्जेक्ट है, द वेरी सब्जेक्ट दैट वी आर स्टडीइंग, सोशो, है ना, सोशो का जन्म ही दोस्तों पता कहां पे हुआ? जब यूरोप में बहुत ज्यादा तेज हवाएं चल रही थी सोशल चेंज की। वहां पर राजाओं को हटाया जा रहा था, रिपब्लिक की स्टैब्लिशमेंट हो रही थी एंड सोसाइटी में बहुत टर्मोइल था, बहुत ज्यादा चेंज की बात होती थी। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि सोशो तो जन्म ही, सोशो तो जो किसका किड है या हुज बेबी इज इट सोशो इज बेबी ऑफ सोशल चेंज। तो इसीलिए सोशल चेंज का जो बहुत ही बढ़िया सी स्टार्टिंग पॉइंट पे रख सकते हैं हम जब भी कोई बात हो कि थियोरीज में आप देखें अगर कि थियोरी कुछ मानती है कि सोशल चेंज एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, कि पहले सोसाइटीज ऐसे बारबेरिक थी, फिर ग्रेजुअली जो बारबेरिज्म से जैसे उसको ग्रेजुअली ऑर्गेनाइज हुई, फिर सिविलाइजेशन की तरफ चली, अभी हम पोस्ट सिविलाइजेशन साइंटिफिक एरा की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक लीनियर अजम्पशन। दूसरे मानते नहीं सर लीनियर नहीं है, गोल गोल घूमते रहेंगे कि ठीक है उसके बाद फिर से बारबेरिज्म पे आ जाएगा एक, है ना, एक इस तरह से। देन उन्होंने बोला सर हो सकता है शायद लीनियर हो, लेकिन आगे वाली स्टेज पहली वाली स्टेज से बेटर है, ये कहना मुश्किल है। ठीक है, तो वैल्यू अटैचमेंट नहीं करते कि हम जैसे अगर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं एवोल्यूशन में सोशल चेंज के चलते तो हम ऑसम ही होते जा रहे हैं। दैट्स वेरी टफ टू से कि जैसे हम बोलते हैं एनवायरनमेंट को कितना डैमेज किया, नई नई तरह की बीमारियां आती जा रही हैं। ठीक है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम जो बहुत सारे पेड़ पौधे काट रहे हैं, लोगों को वहां से जो डिस्प्लेस भी कर रहे हैं, ठीक है, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा। तो इसलिए क्या हमारी हमेशा सोशल चेंज अच्छा ही होता है, ये भी कहना मुश्किल है। तो उसके बाद ये जो थ्योरी है सर्कुलर, कुछ कहते नहीं सर दुनिया भर में सिमिलर सा ग्लोबलाइजेशन के चलते नजर आएगा, मार्क्स की थ्योरी कुछ अलग है। तो यहाँ पर हमें कुछ जो थ्योरीज देखनी होती हैं 10 के आसपास हैं, जो थोड़ा रटने में टाइम भी लगता है, लेकिन एक बार आप ना उनको घुमा लोगे बार बार, जैसे जो एजी फ्रैंक के बारे में जैसे हम पढ़ना शुरू करेंगे कि कैसे वो जो समाज को दुनिया को इमेजिन करते हैं, एजी फ्रैंक पढ़ेंगे तो हम डेवलपमेंट डिपेंडेंसी की बात भी करेंगे कि कैसे वो मानते हैं कि दुनिया भर में जैसे एजी फ्रैंक या फिर जो समीर अमीन वगैरह कि वो कह रहे दुनिया में ना कुछ अमीर कंट्रीज हैं, कुछ कोर कंट्रीज हैं जो कि मान लो पहले सभी पर राज करती थी, जैसे यूके हो गया, फ्रांस, जर्मनी, है ना, ऐसी कंट्रीज, इवन यूएसए, ये कोर कंट्रीज हैं। अभी चाहे हम पे राज नहीं करती, हम इनके गुलाम नहीं है कहने को, लेकिन यहाँ पर वो क्या बोलते हैं कि जो बाकी कंट्रीज हैं, जो आसपास वाली, जो थोड़ी अभी सेमी डेवलपिंग है, ये अभी भी इस पर डेवलप्ड कंट्रीज पर, जो कोर कंट्रीज हैं उन पर डिपेंडेंट रहती हैं। किसके लिए? टेक्नोलॉजी के लिए। अगर जैसे अभी कोविड पेंडेमिक भी आया तो कोविड पेंडेमिक में फटाफट से किसने वैक्सीन निकाली? ऑक्सफोर्ड ने निकाली। सारे दुनिया के जो कह रहे थे बाकी लोग कि ऑक्सफोर्ड वाले या फिर जो भी, जैसे अगर यूएस में मॉडर्ना चला रहा है अपनी रिसर्च, तो वो कह रहे हैं कि सभी की डिपेंडेंसी उस पर है। ओके, अगर पहले तेल की बात होती थी कि तेल बहुत जरूरी है और जो सारी दुनिया को डेवलप करने के लिए, फिर देखा अरे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अभी कह रहे हैं कि सभी कुछ ग्रीन करना पड़ेगा, हमें नई नई टेक्नोलॉजी चाहिए, सोलर पैनल्स एक्सेट्रा। कौन डेवलप करके लाया दुनिया में? पहली बात जो वेस्टर्न कंट्रीज लेकर आई। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं कि अभी दवाइयों से लेकर अभी हम देखते हैं जो नई नई बीमारियों के जो इलाज चल रहे हैं, उसके बाद इवन आप अगर देखें जो स्पेस ट्रेवल की बात हो रही है, सब कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में होता है। टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, कहने को हम उनके गुलाम नहीं है, लेकिन हम डिपेंडेंट। वो कह रहे हैं कि आप सच में आर यू इंडिपेंडेंट? नो, वो कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट का आई हटा दो, यू आर स्टिल डिपेंडेंट। कहने को आजाद हो लेकिन आजाद नहीं है, पर आपके पर बंधे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए अच्छा नेक्स्ट आती है बात एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज की, कि क्या क्या चीजें चेंज लेके आती हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल जो चीजें जितनी रहती हैं, ज्योग्राफिकल चीजें चेंज लेकर आती हैं। कोई इंसान, कोई इन्वेंशन कहीं बाहर हुई, यहां डिफ्यूज होकर पहुंच गई, है ना, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। देन एजुकेशन से कुछ चेंज आता है, साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में भी चेंज की बात करते हैं। तो यही वो जो थियरीज हैं, एवोल्यूशनरी, नियो एवोल्यूशनरी, क्रिटिकल, डिफ्यूजनिस्ट, कल्चरल लैग जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन भी है, यूपीएससी एक बार एग्जाम में भी पूछ चुका है। ओके, देन एजुकेशन के बारे में बात है यहाँ पर। बाकी डेवलपमेंट डिपेंडेंसी में कुछ थियरीज हैं, यूपीएससी 2-3 बार रिसेंट सालों में ही सवाल पूछ चुका है, इसी लेक्चर से कवर हो जाते हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि प्लीज इनको देख लीजिए। इसके बियॉन्ड जैसे हमारे पास जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी जो नेशनल लेवल पे हम चाह रहे थे इंप्लीमेंट करना, उसके बारे में पढ़ना जरूरी है। यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, बट स्टिल यू शुड नो। ओके, देन उसके बाद अभी जो कोविड के कारण जो बदलाव हुए, जो यहाँ पर यूपीएससी ने एक सवाल भी पूछा। ओके, आप पूछेंगे सर इसके नोट्स वगैरह स्लीपी क्लासेस के हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, और एक्सटेंसिव नोट्स अवेलेबल है जो लेक्चर में पढ़ाया भी नहीं गया उससे ज्यादा, कि अगर आपको क्विकली देखना है तो नोट्स आर अवेलेबल। इग्नू से ही हमने भी सामान भी बहुत सारा यहाँ पे कैप्चर किया। देन यहाँ पर नेक्स्ट वीक का जो सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंटली ही यूपीएससी ने सवाल पूछा था कि क्या इंसान
इंसानियत, इज ह्यूमैनिटी एट द मर्सी ऑफ नेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपने पेंडेमिक सिचुएशन की लाइट में, इन द लाइट ऑफ द रीसेंट पेंडेमिक दैट वी जस्ट विटनेस्ड थोड़े वक्त पहले, तो आपने बताना है कि उसकी लाइट में क्या हम बहुत ज्यादा आज भी निर्भर हैं जिस पे, किस पे, नेचर पे, साइंस एंड टेक पे। कभी भी नेचर कोई तूफान ले आता है, कभी भी नेचर कोई बहुत बड़ी भयंकर बीमारी पूरी दुनिया में फैल जाती है, साइंस एंड टेक पे फिर हम सोचते हैं कि हमारी कोई मदद करेगा साइंस एंड टेक। तो ये रिसेंटली यूपीएससी ने ही सवाल पूछा, इसका आंसर भी हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप भी कुछ सोचिए कि क्या आंसर बनाते हैं इसका। अगर आप आंसर बनाना होता थोड़ा सा ये एस्से टाइप एक सवाल। ओके देन दोस्तों, लास्ट टाइम हमने आपसे सवाल पूछा था कि एग्जामिन करना था आपको जेंडर, एथनिसिटी, रेस नॉट राइस, ठीक है, रेस एज मेजर डायमेंशंस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत सरल सवाल है। इसको अभी हमने जैसे अगेन एक हमारे पेड मॉड्यूल में ही एक सवाल डिस्कस किया था, वहीं का वीडियो मैं अटैच करूंगा, वी बीन डूइंग इट। ठीक है, तो इसी चीज को आप अपने शब्दों में लिख के फिर से ट्राई कर सकते हैं, देन चेक कीजिए कि मॉडल आंसर के साथ कितना मेल खा रहा है कितना नहीं। तो थोड़ा अगेन मैं वही चाहता हूं आपको बताना, पहले शुरुआत चाहता था करना लेकिन मैंने की नहीं। ठीक है, वही कि सोचो पढ़ जग हुआ दोस्तों, सोशोलॉजिस्ट भयो ना कोई जो। ठीक है दोस्तों, सोचो तो बहुत लोग पढ़ रहे हैं, सोशोलॉजिस्ट नहीं बने, नहीं बनना है। ठीक है, तो ढाई आखर स्लीपी के जो लिखे, ठीक है, जो लिखेगा ना, जो ये पर्टिकुलर जो सोचो के आंसर लिखेगा, पढ़े सो रैंकर होए। ठीक है दोस्तों, रैंक तभी आएगा अगर आप इन जो चीजों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ के छोड़ ना दें, इनको लिखें भी। ठीक है, लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ टू द एग्जामिनर। एग्जामिनर को सपना नहीं आएगा कि आपने कितनी मेहनत की है या मेहनत नहीं की है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने बहुत कम मेहनत की होती है लेकिन लिखने में मेहनत कर लेते हैं हम, नंबर आ जाते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जो चीज मैटर करती है वो चीज जरूर कीजिए, दैट इज टू राइट आंसर्स। ऑलराइट, बस दोस्तों इसके बाद चलिए आंसर देखते हैं ये वाला। एंड अगर आपने आंसर बनाया था तो प्लीज कंपेयर कीजिए एंड तो कमेंट भी कीजिए, थोड़ा सा लगेगा कि यस कुछ आप बात सुन भी रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। ओके, इफ यू हैव बीन लिसनिंग टिल हियर तो एक नीचे बस कमेंट कीजिएगा आप, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, स्पेलिंग सही रखना, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन नीचे कमेंट करो एंड अगर पॉसिबल है तो पूरा आंसर भी लिख के बताओ जो मैंने पूछा है। अदरवाइज तो आई विल जस्ट गेट टू नो कि हाउ मेनी पीपल आर लिसनिंग टू दिस टिल हियर। ऑलराइट, ओके दोस्तों, चलिए इसके बाद आप अपना आंसर सुनिए, मैं चलता हूं, बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अबाउट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जहाँ पर वो वैसे सिंपल सवाल है, जैसे कि वो कह रहे हैं कि जेंडर, एथनिसिटी, रेस को आपने डायमेंशंस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन की तरह एग्जामिन करना है। ठीक है, कि कैसे जो जेंडर जो आपको जो समाज में स्ट्रैटिफाई करता है, एथनिसिटी या रेस, ठीक है, इसको एग्जामिन करते हैं। ठीक है, सरल इसका सिंपल ही रखते हैं स्ट्रक्चर, कि पहले बताएंगे कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होती है, देन जो हमसे पूछे गए डायमेंशंस उन पर बताएंगे क्या होती है, एंड देन कुछ और पर्सपेक्टिव भी दे सकते हैं कि ठीक है सर, स्ट्रैटिफिकेशन इसके बियॉन्ड भी बहुत सारे तरीके से हो सकती है एंड ब्रॉडर पर्सपेक्टिव भी हो सकते हैं। ठीक है, कंक्लूड कर सकते हैं फिर। ओके, तो दोस्तों जैसे ना बहुत बारी सवाल पूछे जाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये कंटेंट एक बार हमारा मजबूत हो गया, बहुत सारी जगहों पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इसकी डेफिनेशन हमें याद करनी ज़रूरी है कि ठीक है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम हो जाता है जहाँ पर समाज में इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। ठीक है, एंड देन जहाँ पर अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक ऐसी सिचुएशन, एक हम चीज़ की बात कर रहे हैं स्ट्रैटिफिकेशन में, कि जहाँ पर जो सोशल जो इनइक्वालिटी है ना, जो समाज में इनइक्वालिटी है वो पक्की भी हो जाती है ना। जो जैसे मान लीजिए हम जैसे जेंडर की बात कर रहे हैं, कि अगर बोल रहे हैं मेल एंड फीमेल, कुछ इनको प्रिविलेज मिल जाएंगी, कुछ इनको प्रिविलेज हट जाएंगी, या फिर पनिशमेंट्स जो इनके से आ जाएंगी। गेटिंग इट? तो इसीलिए सॉलिडिफाई हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार हुआ देखने को मिला या 2 जनरेशन देखने को मिला, जनरेशन देखने को मिलेगा, सॉलिडिफाई हो जाता है हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड व्हाई। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों पे हो सकता है, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, है ना, बहुत तरह से। मेरिटोक्रेसी, भारत में कास्ट एक सिस्टम की तरह देखने को मिलता है जो, एंड देन स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड, दुनिया भर में हैव्स हैव नॉट्स, है ना, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं यहाँ पर। एंड देन यहाँ पर जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ ऐसे हो जाती हैं कि मेल्स को हमें जो ऐसे ट्रीट करना चाहिए, फीमेल्स को ऐसे ट्रीट करना चाहिए। नॉर्म्स, वैल्यूज समाज की, इवन की स्टेट मतलब जो हमारी सरकारें होती हैं वो भी ऐसा ही ट्रीट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें कि अगर आप देखें कि जो पॉलिटिकल लीडर्स आप इलेक्ट करते हैं, तो पॉलिटिकल लीडर्स में कितनी कम फीमेल होती हैं, है ना, एंड देन उसके बाद कितने कम फीमेल्स को आगे जो जगह मिलती है, इवन जैसे लेट्स से कैबिनेट मिनिस्टरशिप में, एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज बहुत ही कम रहते हैं। ठीक है, परसेंटेज वाइज आप देखेंगे 50-50 भी नहीं हो पाता। ओके, देन
अब जो जेंडर की अगर हम बात करें, जो जो इसमें आपको हमेशा हमेशा ही बहुत प्यारी जो स्टार्ट हो सकती है कि सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल चीज़ है, जेंडर लेकिन ये सोशल चीज़ है। अगर समाज में है ना, जैसे अगर लेट्स से कभी आपको ट्रांसजेंडर पर भी सवाल करना हो तो वो सामाजिक चीज़ है। सामाजिक मतलब कि अगर आप समाज में खुद को मेल समझते हैं या फिर फीमेल समझते हैं, लेकिन हो सकता है आप पैदा किसी और तरह से हो सकता है समाज में खुद को आप मेल समझते हो लेकिन पैदा आप फीमेल हुए थे, है ना। तो इसलिए जो बायोलॉजिकल है वो दैट इज सेक्स, जो समाज में समझ रहे हैं दैट इज जेंडर, है ना। ओके, अब कुछ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस तो है ही है, लेकिन उसके कारण अगर इनइक्वालिटीज आ जाएं तो हम बोलते हैं कि जेंडर के बेस पर हमारा स्ट्रैटिफिकेशन शुरू हो गई है। एंड ये काफ़ी परवेसिव एंड प्रेवलेंट है। परवेसिव मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ रीजन में देखी जाती है या कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में, काफ़ी परवेसिव है, हर जगह ही देखने को मिलती है। एंड इवन चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे परिवार में हो, कास्ट में भी जेंडर के बेसिस पर देखें तो कास्ट तो एक है ही ये सिस्टम, कास्ट के बियॉन्ड जेंडर भी अलग एक सिस्टम बनकर निकल कर आता है, ठीक है। चाहे नाम, ड्रेसेस, टॉयज, ये यूपीएससी से सवाल बहुत ऑफन पूछता है तो हमें ध्यान देना चाहिए। ओके, ठीक है। तो इसका जो जो अल्टीमेट जो जेंडर डिफरेंसेस का हमें कहाँ पे फर्क देखने को मिलता है कि स्टेटस, वेल्थ, पावर, है ना, बहुत जो वेबर के ही परस्पेक्टिव है तो उन तीनों में ही हमें देखने को मिलता है कि जो बहुत फर्क हो जाता है कंपेयर टू एक जेंडर ऊपर एक जेंडर नीचे आ जाता है। ओके, ऐसे में लेकिन देन कुछ सवाल है कि ना मेट्री जो लीनियल सोसाइटीज़ हैं, मतलब जहाँ पर मदर का नाम चलता है, जैसे खासीज, वहाँ पर से समझा जाता था कि ना कि शायद वहाँ पर जेंडर में फीमेल जेंडर प्रेफर्ड है। लेकिन अभी बहुत सारी जो रिसेंट रिसर्चेज हो रही हैं, पता लग रहा है कि वहाँ पर भी जो कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी है या डिसीजन मेकिंग है परिवार में, वो वहाँ पर जो हेड कौन है परिवार का, वहाँ ब्रदर है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ हस्बैंड। तो वहाँ पर भी जो मेल डोमिनेशन देखने को मिलती है। तो इसलिए जो बहुत सारे परिवारों को देखा गया तो वहाँ पे पता लगता है कि रादर बहुत सारी सोसाइटीज़ को देखा गया, पता लगता है कि वहाँ पर नहीं है कहीं भी ना कि जो फीमेल डोमिनेशन नहीं देखने को मिली कहीं भी। रूसो जो 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 लिख गए जो 18th सेंचुरी में कि जो बायोलॉजिकल इनइक्वालिटीज़ का इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फेमिनिस्ट इसको आर्ग्यू करते हैं कि नहीं सर बहुत फ़र्क पड़ता है। रादर जो हम देखेंगे बहुत सारे लोगों ने लिखा भी है कि रादर की बायोलॉजिकल इनइक्वालिटीज़ के कारण ही शायद ये जो इनइक्वालिटीज़ समाज में भी आ गई, जो मेन एंड फीमेल, जो मेल और फीमेल में जो डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, वो शायद जो किससे शुरू हुआ था, बायोलॉजिकल इनइक्वालिटी से, ठीक है। प्लेटो कह रहे हैं कि वैसे प्लेटो का जो आइडिया है वो कह रहे हैं कि जो रोल ऑफ वीमेन जो प्रोड्यूस करने में समाज में इतना कम है, उनका रोल ज़्यादा किस में है, रिप्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो इसलिए वो पहले से ही डिवीजन ऑफ लेबर में उनको रिप्रोडक्टिव एक रोल में ही डाल देते हैं। ओके, देन मुर्डॉक जो इंपॉर्टेंट है हमारे फैमिली वाले पर्सपेक्टिव के लिए, उन्होंने भी बहुत सारी सोसाइटी स्टडी करी एंड वो बोलते हैं कि जेंडर बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन तो सभी में ही प्रेजेंस देखी गई, लेकिन ओवरवेलमिंगली बहुत ज़्यादा भी है। ओके, देन अब कुछ जैसे हमारे पास जो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं, एन ऑकले, शूला स्मिथ फायरस्टोन, इनका नाम भी लिख सकते हैं। वो बोल रहे हैं कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो बायोलॉजिकल नहीं होती, समाज ने ही डाला है, कल्चरल है वो, ठीक है। इसलिए वो कहते हैं सोशली कंस्ट्रक्टेड है, जो उससे क्या हो रहा है, जो सॉलिडिफाई होकर एडवांटेजेस फॉर मैन हो गया। उसके बाद देन शूला स्मिथ फायरस्टोन भी यहाँ पर अगर है, इसमें देखो आपको ना बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं, 2-3 उठा दीजिए कोई, दैट्स इट। ओके, एंड देन यहाँ पर आप जैसे आगे देखें, वो शूला स्मिथ फायरस्टोन यहाँ पर राइट्स की जो ऑपरेशन ऑफ विमेन बाय मेन, ठीक है। एंड वो कह रहे हैं कि ना ये बहुत ही ऐसा नहीं है कि जो समाज में बहुत लेटर देखने को मिलता है कि अच्छा एज हो जाएगी उसके बाद नजर आएगा, नहीं। वो कह रहे हैं बहुत ही फंडामेंटल है, एग्जिस्टेंस का पार्ट है बहुत सारी फीमेल्स का। एंड वो मार्क्स को भी क्रिटिसाइज करते हुए राइट्स की जो वहाँ पे व्हाट शी राइट्स इज कि मार्क्स ने भी इनइक्वालिटीज जब स्टडी करी, जब हैव्स एंड हैव नॉट स्टडी कर रहे हैं वो, तो उसमें विमेन को स्टडी नहीं किया उन्होंने, विमेन भी हैव नॉट का ही पार्ट है, तो इसको स्टडी ना करके उन्होंने बहुत एक मेजर कंपोनेंट को इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए वो बोलते हैं जैसे जैसे स्ट्रैटिफिकेशन इंक्रीज होती है, जैसे अब स्ट्रेटा जो देखते हैं अगर बटे हुए हैं, उसमें भी इनइक्वालिटी जब आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि देखो आप समझो इसको, अगर आप चाहते हो ना कि जैसे मेल हैं, देन जैसे फीमेल हैं, एंड देन ट्रांसजेंडर्स के साथ अभी जो स्ट्रैटिफिकेशन में एक नया स्ट्रैटा देखने को मिलता है, जो कि और ज़्यादा जो स्ट्रैटिफिकेशन की लेयर्स में नीचे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो एक्सेस टू पावर तो उनका बहुत ही कर्टेल्ड है, सिंपल राइट्स भी नहीं ले पा रहे, तो ये आप पर्सपेक्टिव डाल सकते हैं। ओके, एथनिसिटी पर आते हैं, एक और पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन लंबा इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे 3 पर्सपेक्टिव पूछ लिए। ओके, देन यहाँ पर वो बोलते हैं कि
जो हमारे पर्सपेक्टिव में एथनिसिटी की बात करें तो कि एथनिसिटी मतलब कि मैं कुछ कॉमन ढूंढ पाता हूँ अपना एथनिक कोई भी कनेक्शन, चाहे वो एंसेस्ट्रल हो, चाहे सोशल कल्चरल, या मैं किसी अगर फॉरेन कंट्री में बैठा हूँ, अच्छा आप सब इंडियन है तो एथनिसिटी इंडियन कहलाती है, चाहे वो फर्क नहीं पड़ता फिर नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया। उसके बाद बियॉन्ड ऐसा भी हो जाता है कि अच्छा आप सब एशियन है, एशियंस कहलाते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं कि एथनिसिटी का क्या है कि आपको जो एक कॉमनैलिटी की फीलिंग आनी चाहिए, दैट इज व्हाट बिकम्स योर एथनिसिटी। इसलिए बहुत ही फ्लेक्सिबल एक कॉन्सेप्ट के जैसे देखा जाता है एथनिसिटी। ऐसा नहीं कह सकते कि अच्छा एथनिसिटी सिर्फ लैंग्वेज पर होती है या फिर सिर्फ आप बोलें कि सिर्फ एक रीजन से होती है। रीजन भी बहुत ब्रॉडली डिफाइन किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ओके, देन एथनिसिटी पे भी इनइक्वालिटी होती है। जैसे आप अमेरिका में बात करें, एशियंस को जो थोड़ा सा जो डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है, एंड देन उसके बाद वहाँ पर हिस्पैनिक्स मतलब जो ऐसे लोग जो पर्टिकुलरली जो माइग्रेंट्स ही थे वैसे, लेकिन लेटिन अमेरिका या फिर स्पेन से आए थे, एंड देन उसके बाद लैटिन्स, एंड देन उसके बाद यहाँ पर देखें तो जो ब्लैक्स भी हैं, एंड देन उसके बाद हैं वाइट्स, ठीक है। तो एथनिसिटी बहुत ही डिफरेंटली आ सकती है, एथनिसिटी रेस के बेसिस पे भी हो सकती है, ठीक है। हमें बस कॉमनैलिटी ढूंढनी है। ओके, माइग्रेंट्स जनरली माइनॉरिटी में होते हैं एंड किसी भी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पर इसलिए क्या जो होस्ट कम्युनिटी है उनको इन्फीरियर ट्रीट करती है एंड उनको रिसोर्सेज का कंट्रोल नहीं मिलता, स्ट्रैटिफिकेशन भी होनी शुरू हो जाती है। वेबर कहते हैं कि इसलिए स्टेटस बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ एथनिसिटी, कि स्टेटस लोअर हो जाता है उनका। हेबरमास यहाँ पर जैसे इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, हेबरमास राइट्स कि जो एथनिसिटी और प्रोमिनेंट हो जाती है मॉडर्न टाइम्स में, क्योंकि जो चेंजेस है बहुत ड्रास्टिक है एंड एथनिसिटी जो इसको रेजिस्ट करती है कि नहीं हमें अपनी एथनिसिटी लूज नहीं करनी, इंसान कहते हैं, एंड इसलिए हाईलाइट हो जाती है मॉडर्न सोसाइटीज़ में। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप लेट्स से मान लीजिए यूके में रहते हैं एंड हैं आप लेकिन इंडियन, ठीक है, और लेट्स से वहाँ पे यूके में आपको कुछ एक पर्टिकुलर ड्रेस कुछ या फिर जो भी वहाँ के लोग पहनना चाहिए, लेकिन आप अपने इंडियन ड्रेसेस पहन रहे हैं, मान लीजिए कि आप जैसे मान लीजिए कि साड़ी पहन रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए आप हाईलाइट होना शुरू हो जाएंगे वो। एंड देन मॉडर्न टाइम्स कह रहे हैं कि सभी सिमिलर तरह के कपड़े पहने वहाँ पर, कि जैसे मान लीजिए कि वहाँ पर आप जो जीन्स पहने, डेनिम या फिर स्कर्ट्स पहने तो नहीं, लेकिन अगर आप साड़ी पहनेंगे कि नहीं मैं अपनी एथनिसिटी का लॉस नहीं करना चाहता या करना चाहती, तो अकॉर्डिंगली यू विल स्टार्ट गेटिंग हाईलाइटेड। ओके, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपने जैसे वेस्टरगार्ड, पॉल हर्स्ट ने जो भी सभी ने एक्सटेंसिवली लिखा है ऑन ऑन स्ट्रैटिफिकेशन, तो हम जगह जगह कोट कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ना एथनिसिटी जब हम इसको बात करें तो इसको वर्किंग क्लास के जैसे नहीं, अंडर क्लास के जैसे देखना चाहिए। अंडर क्लास मतलब एक सेपरेटली एक लोअर बिल्कुल तबका उसकी बात हो रही है जिसके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, एक्सेस भी नहीं है। हमने इस पर सेपरेट लेक्चर डाला हुआ है तो, लेकिन ठीक है, अंडर क्लास पर अगर आप जैसे मान लीजिए कोर्स का पार्ट नहीं है तो अंडर क्लास प्लीज सर्च करके इसको समझिएगा कि अंडर क्लास है क्या। सेपरेट कॉन्सेप्ट है, यूपीएससी हमसे पूछ सकता है। ओके, देन पॉल हर्स्ट है मार्क्सिस्ट आइडियाज को यूज करके बताते हैं हमें कि एथनिसिटी कैपिटलिस्ट भी यूज करता है कि ताकि जो उनकी वर्किंग क्लास है डिवाइडेड रहे। वो बोलें कि अच्छा आप इंडियंस हैं, आप क्यों जाके मिल रहे हैं उन लैटिन्स के साथ। मान लीजिए अमेरिका में बात हो रही है किसी फैक्ट्री में, ठीक है, हम बोले हम सब वर्कर्स हैं, वो कह रहे नहीं सर वर्कर्स नहीं है, कैपिटलिस्ट आके बोलेगा आप इंडियंस हैं, आपको तो इनके साथ मिलना ही नहीं चाहिए, या फिर आप इंडियंस हैं, यहाँ पे फैक्ट्री में पाकिस्तानी भी काम करते हैं, क्यों इनके साथ मिल रहे हैं। तो एथनिसिटी वो कह रहे हैं ऑफन यूज की जाती है ताकि जो डिवाइडेड रहे। कैपिटलिस्ट कह रहे हैं कि जो कौन सी हमारी वर्किंग क्लास, ठीक है, उससे रेवोल्यूशन का प्रोस्पेक्ट भी थोड़ा जो माइल्ड हो जाता है। ओके, एंड इसलिए अगर हम भारत की बात करें कि एथनिसिटी इंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट दोनों करती है। स्टेटा इसमें जब बनने शुरू हो जाते हैं, मल्टीपल एथनिक ग्रुप्स आ जाते हैं, तो उससे हमारे कंट्री डिसइंटीग्रेट भी हो सकती है। ज़रूरी है उस पर काम किया जाए, ठीक है। हमारे देश में एथनिसिटी के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लैंग्वेज, रिलीजन, ट्राइबल ग्रुप्स, है ना, एट्सेट्रा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इस पर अटेंशन दिया जाए एंड जो इससे इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं उस पर भी हम ध्यान दें ताकि जो देश को डिसइंटीग्रेट होने से भी हम बचा सके। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। देन वहाँ पे अगर हम रेस की बात करें, स्ट्रैटिफिकेशन जो रेस के बेसिस पर है, रेस अब यहाँ पर हम बात करें, रेस थोड़ा सा ऐसा है कि जो परसेप्टेबल, जो ऑब्जर्वेबल बायोलॉजिकल डिफरेंस है उसके बेसिस पे अगर हम बोलें अच्छा आप सब लोग ओके यू ऑल, जैसे इंडिया में बहुत पर्टिकुलर है, जैसे अच्छा आप नॉर्थ ईस्ट के लगते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, जिस पर हमने लॉ भी पास किया था 2012 या 13 में कि जो पर्टिकुलरली आप सिर्फ जो फेशियल जो आपके रिकग्निशन है, जो आपके फेशियल जो डिफरेंसेस हैं उसके बेसिस पे आप बोलते हैं कि आप सेपरेट एक रेस हैं, ठीक है, रेसेस का आइडिया। लेकिन 1945 की हमने यूएन की कन्वेंशन पढ़ी है, उन्होंने रेस एज एन आइडिया को या तो एक तो कंप्लीटली डिस्कार्ड किया, देन सेकेंडली बैन भी कर दिया कि रेस एज एन आइडिया इज बैंड, ठीक है। जैसे जो बोला गया था जब जर्मनी में जब हिटलर के दौरान कि जो नाजी हैं, नाजी या फिर जो उनको जर्मन जो रेस है आर्यन रेस है,
जो आर्बिट्ररी जो एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया था, जबकि लेटर ऑन रिसर्च ने बताया कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। रेस हैज़ नथिंग टू डू विद बायोलॉजी एंड सिर्फ इसलिए एक सोशो कल्चरल कॉन्स्ट्रक्ट ही है, ठीक है। रैल्फ एलिसन जो इनका मेंशन भी आता है, जो बहुत सारी जगहों पर जो बुक लिखते हैं इनविजिबल मैन, ब्लैक्स पे एट्रोसिटी के बारे में लिखते हैं। एंड इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर एक्सेट्रा जो मूवमेंट्स रहती हैं न्यूज़ में, तो उनके कारण इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड देन वो बोलते हैं कि ब्लैक्स को बहुत सारी जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है जस्ट बिकॉज ऑफ द कलर, ठीक है। चाहे वो टैलेंटेड हैं या नहीं है, उसका उन पर फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। एंड वो कह रहे हैं जो एट्रॉसिटीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो समाज से मिल रही हैं, उनको सरकार से, पुलिस से भी मिल रही हैं। एंड जो जॉर्ज फ्लॉयड का जो मर्डर का केस था, वहाँ पर आप उसको जो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, रॉबर्ट मर्टन एंड गुनर मिडल भी लिखते हैं इसी बात पर कि आप ना, वो कह रहे हैं अगर आप ब्लैक हैं एंड आप प्रिस्क्राइब्ड, मतलब जो सही रास्ता है उस पर चलेंगे, एंड जो कल्चर आपका जो गोल प्रिस्क्राइब कर रहा है उसको फॉलो करेंगे, उसके बावजूद भी अगर आप कलर्ड हैं, ठीक है, मतलब वाइट नहीं है, तो आपको इनइक्वालिटीज़ का सामना करना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट रेस डज टू यू। एक ऐसी सोसाइटी में जो कि बहुत ज़्यादा अभी मेरिटोक्रेटिक मानी जाती है, अमेरिकन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन अगेन जॉन रेक्स पॉल हर्स्ट वापस आ गए, ये बोल रहे हैं कि जो रेस है ना, ये जो पॉल हर्स्ट है, इनका हमेशा मार्क्सिस्ट आइडिया रहेगा। तो ये क्या बोलेंगे हमेशा कि रेस तो प्रोडक्ट है कैपिटलिज्म का, ठीक है। ताकि जो स्लेव ट्रेड में जो कॉस्ट डाउन हो जाए। अगर मान लो किसी को बोलना शुरू कर दूँ, अच्छा मान लीजिए ब्लैक्स को अगर बोलना शुरू कर दिया गया कि अरे आप तो इन्फीरियर हैं, तो अपने आप ही इनकी कॉस्ट लो हो जाएगी, इनकी लेबर की कॉस्ट लो हो जाएगी लॉन्ग टर्म में। तो इसीलिए स्लेव ट्रेड में हेल्प मिली एंड कॉस्ट लो हो गई पूरी कैपिटलिस्ट सिस्टम को चलाने के लिए, ठीक है। पॉल हर्स्ट ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो रेस है जो इकोनॉमी के लिए फंक्शनल रहती है, क्योंकि बहुत सारे जैसे जो ब्लैक्स हैं वो चीप लेबर बनकर सामने आते हैं, क्योंकि अदरवाइज उनको लगता है समाज में उनकी बहुत कम वैल्यू है, ठीक है। इसलिए सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में इसकी इंप्लीकेशन देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आंसर खत्म करने के बजाय एक दो लाइन लिख दें कि ना, कि हम जो जैसे ये तो एक्स्ट्रा वैसे है कि ना, और भी सब तरह से स्ट्रैटिफिकेशन की थ्योरी हो सकती है, जैसे पार्सन्स ने, किंग्स, जो डेविस एंड मूर ने फंक्शनल थ्योरीज दी हमें, ठीक है। एंड उसके बाद जो मार्क्स ने भी अपने जो स्ट्रैटिफिकेशन में कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी, ठीक है। तो उसके बारे में बात भी कर सकते हैं। तो लेकिन आप ना यहाँ पे एक बात जो ज़रूर लिखिएगा, वो कौन सी है, कंक्लूजन करते हुए कि सर जो अगर हम जब स्ट्रैटिफिकेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे बहुत एक स्टैंडर्ड इम्प्लीकेशन रहती है कि ना हायरार्की इनइक्वालिटी है, ठीक है। दैट्स इट, कि स्टेटस एग्जिस्ट करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऊपर वाला जो हमारा स्टेटा होगा वो बेटर है नीचे वाले स्टेटा से, ठीक है। तो इसलिए जो दीपांकर गुप्ता का यहाँ पॉइंट डाल सकते हैं कि ना, जैसे इसको जियोलॉजिकल लेयर्स वाली जो एनालॉजी है वो मिसलीडिंग है, ठीक है। जो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वर्टिकली ही स्ट्रेटिफाइड हो, ऐसे भी स्ट्रेटिफाइड हो सकती है समाज में, हमारी सोसाइटी कि ओके ये सारे इंडियंस रहते हैं, मान लो कि यूके की बात करें, ये पाकिस्तानीज़ हैं, मान लीजिए ये बांग्लादेशी, ये कोई और कंट्री के, तो हो सकता है इनके पास अलग तरह के प्रिविलेजेस, इनकी अलग, किसी को कोई पनिशमेंट या फिर कोई स्पेशल डिफरेंट तरह के प्रिविलेज नहीं है, किसी के पास हो सकता है ज़्यादा स्टेटस हो, किसी के पास ज़्यादा वेल्थ हो, ज़्यादा पावर हो, है ना। तो वो कह रहे हैं इसीलिए जो ट्रू अंडरस्टैंडिंग क्या है कि इसको हायरार्की से थोड़ा डिफरेंट देखना चाहिए। वो कह रहे हैं हायरार्की ज़रूर हमें देखने को मिलती है ज़्यादातर, लेकिन हर बार होगी ये ज़रूरी नहीं है हायरार्की, ठीक है। तो स्ट्रैटिफिकेशन में तो स्ट्रेटा, अगेन आई रिपीट, कि कुड दे आर नॉट ऑलवेज वर्टिकल, दे कुड बी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। दीपांकर गुप्ता ऐसे समझाने की हमें कोशिश भी करते हैं, ओके, ठीक है। इसलिए कल्चर डाइवर्सिटी एटसेट्रा की बात करते हुए आप ये भी बता सकते हैं कि जैसे हमने ऊपर, वैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया था कि मल्टीपल तरह से चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। एंड मल्टीपल तरह से जैसे अगर मान लीजिए कि आप अगर जेंडर को बिलोंग करते हैं, ठीक है, फीमेल, ओके, स्ट्रेटिफिकेशन में आपके हायरार्की में नीचे आ गए, ओके। उसके बाद लेकिन अगर आप देखें कि आपका मान लीजिए रेस वाज ब्लैक, ओके, है ना, जो ऐसे ब्लैक रेस की तरह आपको माना गया, ठीक है, हायरार्की में फिर नीचे आ गए। तो इसीलिए जो एंड देन उसके बाद जो अगर आप ब्लैक फीमेल हैं तो आप हायरार्की में काफ़ी नीचे हैं। तो इसलिए ना मल्टीपल तरह से दे ऑल्सो इंटरमिक्स टू क्रिएट ग्रेटर स्ट्रैटिफिकेशन एंड ग्रेटर हायरार्की। एंड आप हायरार्की में इसलिए आप जो बहुत सारी लॉस ऑफ प्रिविलेजेस हो जाता है, एंड आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टेंस, सोशल एग्जिस्टेंस बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा जो मेंशन कर दें अगर, कि अनइक्वल एक्सेस हो जाता है मटेरियल नॉन मटेरियल रिसोर्सेज का, एंड इम्पैक्ट्स योर व्हाट, अगर आप वेबर का वर्ड यूज़ करें, इट इम्पैक्ट्स योर लाइफ चांसेस, ठीक है। लाइफ चांसेस मतलब अपॉर्चुनिटीज़ की बात होती है, समाज में अपॉर्चुनिटीज़ वो इम्पैक्ट कर जाती हैं, ठीक है। तो वन इज कंबाइंड विद अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेजुडिसेस लाइक रेस, एथनिसिटी एंड पॉवर्टी बिकम्स वर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड नीड्स टू बी एड्रेस्ड अकॉर्डिंगली, ठीक है। गेटिंग इट।
तो ये सिंप्लीफाइड रखें एंड कंटेंट तो ज़्यादा देने का मन करता ही है हमेशा। एंड तो इसमें से बस कुछ एक दो पॉइंट उठा लें, क्योंकि ना जो सेपरेटली अगर आपको सेपरेटली जेंडर पे, एथनिसिटी, रेस पे पूछा जाए तब भी हम मेंशन या कुछ हम कर पाएँ, तो उतना कंटेंट है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यही था आज का सवाल और मिलेंगे अपने अगले सवालों के साथ बहुत जल्दी। बाय बाय दोस्तों।